सपोज बेटा मैंने यहाँ पे रेजोनेंस लिखा, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपके पास खुद की राइटिंग में कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें आपको सब समझ आए। अच्छा, अगर लैंग्वेज में रेजोनेंस बोलेगा तो कैसे बोलेगा कि एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में आ जाता है। डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। या तो वो बोलेगा कि एट रेजोनेंस सर्किट रेजिस्टिव हो जाता है। आप लोग को हर चैप्टर के लिए एक समराइज्ड एक एक पेज के नोट्स बनाने पड़ेंगे, या एक एक टॉपिक वाइज, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले आप एक्चुअली अपनी रिवीजन बुक भी नहीं, मतलब जो आप कोचिंग के नोट्स बना रहे हो ना, एग्जाम से 4 दिन पहले आप उसको भी पूरा रेफर नहीं कर सकते हो। आपको समराइज्ड वे में हर टॉपिक को एक A4 शीट या सिंपल एक साइड ऑफ A4 शीट पे बनाना पड़ेगा। cos फाई की वैल्यू 1 होती है, आइदर पावर फैक्टर 1 होता है, या तो करंट मैक्सिमम होता है, या तो इम्पिडेंस प्योरली रियल होता है यानी आर के बराबर। आपको मेरी बात समझ आई कि समटाइम्स क्वेश्चन वोंट बी डायरेक्टली न्यूमेरिकल, आपको ऑप्शन में उसकी अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी। तो आपको ये डेफिनेशन समझ आनी चाहिए कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है। आप और डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आरएलसी सर्किट बना रहा हूँ, और बेटा मैं कोशिश करूंगा जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इससे एग्जाम पूरा फंस जाए आपका। अगर ये ओमेगा है तो हमें करंट मैक्सिमम मिलता है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, या बुक्स में कई बार हम लोग ओमेगा नॉट से इसको बता देते थे। और जिस वैल्यू पे करंट इससे थोड़ा कम मिलता है, I0/√2, हमने उसको क्या डिफाइन किया था बेटा? देखो कि यहाँ तक हमें ऐसी पावर मिलती है जो काम की हो, पावर बाई 2, याद है आपको? करंट हमने इतना लिया था, और यहाँ पे पावर का लेवल क्या था? अगर यहाँ पी नॉट है तो यहाँ पे P0/2 था। इस लेवल पे हमने इसको ओमेगा 2 और इसको शायद ओमेगा 1। आपको याद रखना है एट रेजोनेंस VL VC एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। तो मॉड VL विल बी इक्वल टू मॉड VC, और दे आर आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री पे होते हैं। आउट ऑफ फेज का मतलब होता है बेटा, या लिख देता हूँ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो आपके जब कॉन्सेप्ट एक तरह से ना बेटा एग्जाम रेडी हो रहे होंगे ना, तो आपको हर चीज एक ही जगह दिखेगी, थीम बेस्ड पढ़ाई करोगे। लाइक ये रेजोनेंस लिखा हुआ है तो आपको सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस पढ़ना होता है। अच्छा सर, इस पोजीशन को जब पावर मैक्सिमम या करंट मैक्सिमम मिलती है तो उस पोजीशन को, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बेटा ये कितना आई थी हमारी रूट एलसी? यहां तक हम इसको क्या बोलते हैं सर्किट को बेटा? यहां तक सर्किट क्या कहलाता है? कैपेसिटिव, याद आया? और इसके बाद से हमारा सर्किट क्या कहलाता है? इंडक्टिव। और रेजोनेंस पे वो रेजिस्टिव कहलाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें Z = R मिलता है और करंट मैक्सिमम मिलता है, ये सप्लाई बाई रेजिस्टेंस होगा। क्या यहां तक तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? अब मुझे बताओ, ये जो रेंज थी हमारी W2 - W1 की डेरिवेशन में हमारी कितनी आई थी? बेटा आपको समझ आ गया, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर एंट्रेंस। आप अपने दिमाग में रिटेंटिविटी लेके क्या जाते हो और वहां कैसे इसको अप्लाई करते हो, दैट इज द क्राइटेरिया। अगर आपको याद है हमने डेरिवेशन किया था तो RBL आया था। और यही चीज आपको बेटा बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी, व्हेन यू कैन समराइज थिंग्स। हमने ओमेगा 1 को कैसे लिखा था बेटा बताओ? सर ओमेगा माइनस डब्ल्यू ओमेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने डेल्टा W को ओमेगा 2 - ओमेगा 1 लिखा है ना, याद करो।
डेरिवेशन करते वक्त शायद डेल्टा ओमेगा और डेल्टा ओमेगा ऐसे लिया था मैंने, याद है? 2 डेल्टा ओमेगा लिया था। बट यहाँ पे मैंने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या लिखा है? हमारा डेरिवेशन याद है? यस सर। ओमेगा 2 कितना आएगा बेटा? ओमेगा रेजोनेंस इस बेटा इस पेज के हिसाब सर से बता रहा था। ओमेगा डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू बाई 2। यहाँ तक ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा हाई लेवल, अगर तुमको समझ आए तो ठीक है, नहीं तो मुझे बोलना। ये वोल्टेज वर्सेस ओमेगा का ग्राफ है। अब देखो, हमारा इस तरीके से मिलता है बेटा, देखना। मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, अभी थोड़ा पेशेंस रखना। इसके नीचे लिखना ओमेगा सी। मैं इसका मतलब बता दूंगा, तो अभी कंफ्यूज मत होना। ये हम डेरिवेशन करके निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस पे है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर मैं चाहूँ किसी मेरे एसी सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में, ये आर एल सी सर्किट है, इसमें मुझे कब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम मिलेगा? देखो, कब मुझे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मैक्सिमम मिलेगा? बेटा आपको पता है कि ओमेगा को कम करोगे तो भी इम्पीडेंस बढ़ेगा, करंट घट रहा है यानी। और अगर मैं ओमेगा को बढ़ाता रहूंगा तो ओमेगा एल बढ़ रहा है तो भी इम्पीडेंस बढ़ेगा, तो दोनों केस में मेरा करंट घट जाएगा। तो इसलिए कहीं बीच में ऐसी जगह मिलेगी जहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हाईएस्ट होगा और कहीं पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हाईएस्ट होगा। हम इसकी डेरिवेशन सिंपल वीएल, एक सिंपल सीरीज आरएलसी सर्किट लो और वीएल निकालो उसका, और फिर उसमें डिफरेंशिएट कर दो कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम निकलेगा। मैं वो फ्रीक्वेंसी पहले से लिखता हूँ, पर बेटा ये बहुत कम आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है एग्जाम में आने के। जो ओमेगा एल आएगा बेटा प्लीज साथ में लिख लो तो बेटर रहेगा। एल सी माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई, और ओमेगा सी आता है 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। ये टफ केस हो गया फॉर एडवांस, लेकिन आपका यही सब जेई मेंस में, नीट में यही सब आएगा। दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज बिट टफ। तो आप चाहो तो जे एडवांस के लिए इसको डेरिवेशन कर सकते हो, किस फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम आएगा। इस ओमेगा एल पे हमें हाईएस्ट वोल्टेज मिलेगा अक्रॉस इंडक्टर, इस पे हमें हाईएस्ट कैपेसिटिव वोल्टेज मिलेगा, और वही फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी। अब बेटा हम लोग क्वालिटी फैक्टर के नोट्स बनाते हैं, क्योंकि वो आता है एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला। बेटा एनसीईआरटी में क्वालिटी फैक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है बताओ? क्यू को, ये ग्राफ का पिकेडनेस दिखाता है, कुछ लिखा है याद है आप लोग क्लास में जब पढ़ाया जा रहा था, ग्राफ कितना पिकेड होगा? तो पी यस कैसे बनेगा? सर। वो जो डेल्टा डब्ल्यू है वो कितना छोटा होगा उससे पता चलता है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं बेटा क्यू के, एक नाम इसका सेलेक्टिविटी भी होता है। अब देखो बेटा, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये लिखवाई जाती है, बट आप चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो ना लिखो, क्योंकि आपके कोर्स में ये डेफिनेशन कम पूछी जाती है, सिर्फ सजेस्टिव वे में पूछी जाएगी।
लेकिन आपको सिर्फ एक बच्चों वाला फॉर्मूला याद रखना है, दैट आई विल रिक्वेस्ट कि तुम याद कर लो, और वो होगा ओमेगा रेजोनेंस बाई डेल्टा ओमेगा। बस इसको याद कर लो क्वालिटी फैक्टर के लिए। अब फिर वैल्यू पुटिंग कर दोगे, जैसे ओमेगा रेजोनेंस हमने देखो कितना लिखा था, 1/√LC। डेल्टा ओमेगा तुमने R/L निकाला था, तो वैल्यू पुटिंग कर दोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा ऐसा मिल जाएगा कि सर अगर सजा के लिखोगे तो कैपेसिटेंस के टर्म्स में 1/RC, इंडक्टेंस के टर्म्स में, और बेटा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखो कि अगर आपको ये समझ आता है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC है और डेल्टा ओमेगा R/L है, तो ये जिसको याद होगा और ये याद होगा तो वो खुद ही बाकी सारे में रीअरेंज कर लेगा, और सिर्फ पैरामीटर के टर्म्स में आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/R√L/C। आई होप बेटा तुम्हें ये सब बातें समझ आ गई होंगी कि हम लोग जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो कुछ ऐसी तैयारी करके जाते हैं कि अगर वो मुझे पैरामीटर में पूछे तो मैं टिक कर दूं, या वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर दें और रेजिस्टेंस दें तो मैं कर दूं। आपको इस तरह से कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। बेटा मैं नेक्स्ट पन्ने पे आता हूँ, और ये किसकी समरी हम लोगों ने लिखी बेटा? अब चाहो तो इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो, लेकिन बेटा एग्जामिनेशन हॉल में, नीट में, जेई मेंस में, बिट्स में यही सब काम आएगा आपके, इस तरह आपके पास नोट्स हो, एक ही पन्ने पे सब कुछ लिखा हुआ। आप इसमें बेटा वैल्यू और भी चीजें ऐड कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक ये पूरा है, बट इट्स लाइक 95% इतना है। बेटा कि मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करूँ? यस सर। हाँ सर। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको थ्योरी याद करवाता हूँ। स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, दैट वे आई वुड नो। बेटा आप ये बताओ कि मैं थ्योरी लिखूं फिर क्वेश्चन दूं या डायरेक्ट क्वेश्चन देके शूट करूं? सर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देके, ठीक है बेटा। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, कि जो करंट है इट गिवन बाय, बेटा देखना जेई मीन्स हमेशा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चेक करेगा, भले ही पेपर वो एनसीईआरटी से बनाए। आपको t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड तक आरएमएस की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट। करंट इज गिवन बाय दिस फंक्शन, इस पीरियड में हमारा कितना होगा बेटा आरएमएस की वैल्यू? मैं ऑप्शन लिख देता हूँ बेटा, 3 एम्पेयर, √3 एम्पेयर, 3√3 एम्पेयर, नन ऑफ दीज। और मैं जानबूझ के नोट्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए मैं बगल में आपको याद कराता हूँ कि जब हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं ना बेटा चीज़ों की, तो कई बार आपके आंसर नहीं निकलेंगे अगर आपको डेरिवेशन और डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो। सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट से काम नहीं चलता बेटा, क्योंकि इसकी कोई फॉर्मूला लिस्ट नहीं देगा आपको, ये डेरिवेशन में चले जाएगा। याद करो हमने IRMS कैसे निकाला था, स्क्वायर मीन रूट। तो जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट होगा वो पहले स्क्वायर करता कि सर एक्चुअली में हमें स्क्वायर करना था, फिर हमें मीन निकालना था, फिर हमें रूट लेना था, और मीन निकालने के लिए आपको उससे डिवाइड भी करते हैं, तो 4 - 2 कर दिया, T2 - T1 लिखते, तो ये फॉर्मूला आता आपका बेटा। ये आरएमएस के लिए बेटा, और ये एवरेज के लिए अगर आपको याद हो तो, अगर मैं एवरेज करंट पूछूंगा तो आपको बेटा हमेशा दो तरह से क्वेश्चन करो, एक जो वैल्यू पुटिंग से आएगा डायरेक्टली,
क्योंकि वो क्वेश्चन हम एग्जाम में पहले करते हैं ताकि हमारा मोमेंटम गेन हो सके। एवरेज का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, हमको बस एरिया बाई विड्थ कर देना होता है, तो नीचे T2 माइनस T1 आ जाएगा जिन इंटरवल में पूछा गया है, और ऊपर एरिया आ जाती है बेटा सिंपली IDT, और लिमिट्स बेटा यहाँ पे T1 से T2 और यहाँ पे भी T1 से T2, ये आ जाता है एवरेज। बेटा मैं घड़ी देख रहा हूँ 6:20 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करना है, जल्दी से आंसर बताओ बेटा। गुड बेटा, अब तक सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है। बेटा देखो एक बार फॉर्मूला देख के बताओ कितना आएगा। चलो बच्चे दे रहे हैं बेटा आंसर। गुड बेटा गुड। गुड बेटा, लगभग 9 बच्चों ने आंसर दे दिया। देखो आपको ना हमेशा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना होता है बेटा। देखो IRMS में स्क्वायर करेंगे, तो अगर मुझे RMS निकालना होता, मैं कैसे जाता, फर्स्ट स्क्वायर करो, √T का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अंदर मुझे मिलेगा TDT। देखो आई स्क्वायर कर दिया ना, आई हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया, और लिमिट्स कहाँ से डालनी है बेटा, 2 से 4 तक, और फिर नीचे करना है 4 - 2 और लेना है रूट। तो बेटा TDT का इंटीग्रेशन करते तो कितना आ जाता, T² बाई 2, और नीचे भी 2 है तो T² बाई 4 हो जाता, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ डालते, 2 से 4 तक। गुड बेटा, अब काफ़ी बच्चों ने आंसर भेजा है, रियली गुड बेटा। तो अगर मैं वैल्यू पुटिंग करता तो मुझे मिल जाती, देखो 1/2 तो बाहर चला गया, और अंदर हम करते तो 16 - 4, तो आपका आ जाता 1/2 बाहर और 12। बेटा 12 में से 4 बाहर जाता यानी 2 बनता, तो आंसर √3 आ जाता। तो कितने बच्चे का ऑप्शन नंबर बेटा बी आया था, उनका सही था। हाँ बेटा, करीबन 16 बच्चों ने भेजा था बेटा। देखो आप मेरी बात समझे ना, मैं आपको आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन बता रहा हूँ। यू शुड बी रेडी बाई फॉर्मूला लिस्ट, एंड यू शुड बी रेडी बाई डेरिवेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लिस्ट। आपको हर बार वैल्यू पुटिंग नहीं आएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको ऐसे दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट में एक RLC सर्किट टाइप का दिख रहा है, और आपको उसमें वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। सपोज मैंने आपको वोल्टेज इस तरह से दे दिया कि 200 cos 314t, और करंट बेटा आप लोग को दे दिया इस तरीके से साइन 314t प्लस π/4। ऐसा मैंने आपको दे दिया, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, कुछ नहीं डायरेक्टली 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। और थोड़ा मुझे बताना आपने लॉजिक क्या यूज किया, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है डिट्टो उसी से आएगा। मैं C वाला यहाँ बना रहा हूँ। बेटा आप बताओ विच ऑप्शन। हिंट के लिए आप लोग को बेटा क्या पढ़ाया गया है बताओ।
ये आप ग्राफिकली कर सकते हो। ये आपसे क्या पूछा है, फेजर रिप्रेजेंटेशन पूछा है या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कैसे करोगे बेटा? हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं बेटा, वेरी गुड, गुड बेटा। अब तक दो बच्चों ने सही मतलब हाँ आंसर दे दिया है। अभी मैं सही गलत थोड़ी देर में बताता हूँ बेटा। गुड बेटा। गुड गुड बेटा, गुड गुड बेटा। अच्छा, आप मुझे सिंपल भाषा में बताओ, फेज डिफरेंस कितना है? इसका 3140 है, इसका 3140 प्लस पाई बाई 4 है। तो कौन आगे है बेटा? लीडिंग कौन है? करंट लीड कर रहा है? सर पहले चेंज करेंगे ना, मतलब शायद दोनों को साइन में, हाँ, पहले या फिर साइन में। कॉस में। नहीं नहीं, पहले साइन या कॉस में किसी एक में चेंज कर लो। तो अगर हम इसको चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ हमारा? अगर सर साइन 314t माइनस पाई बाई 2। अब बताओ मुझे फेज डिफरेंस बताओ, पहले बस वही बताओ। सर माइनस पाई बाई 4। हाँ, नहीं जो आगे रहता है वैसे सोच लो, इसमें से कौन आगे दिख रहा है हमारा? करंट आगे है, थ्री वन। यस सर। जी सर। एक बेटा पाई बाई, देखो 3140 ऐसे सोचो, एक इससे पाई बाई 4 आ गया, करंट इससे पाई बाई 4 आ गया, ऐसे सोचो। ये करंट हो गया, ये 314 टी है। और वोल्टेज उसी फॉर्म में आने के बाद में कितना हो गया बेटा? 314 माइनस पाई बाई 2। तो अब बताओ, करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल बना? ये तुम्हें पाई बाई 2 मिला और ये पाई बाई 4। तो बताओ कितना उन दोनों के बीच में एंगल बना? 3 पाई बाई 4। और कौन आ गया? विच वन इज सर लीड? करंट आ गए। करंट आ गया। अब बताओ कौन क्वेश्चन के हिसाब से कौन आगे होगा, बताओ। सर डी। क्लियर है बेटा? यस। कितने बच्चों ने डी भेजा था मुझे बताओ चैट में। सब जल्दीबाजी में किए हैं बेटा, मैं देख रहा हूँ बेटा। बेटा सुनो, हर अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दो गलतियां या एक गलती करवाने के लिए बैठा रहता है। वो जानबूझ के आपको दे रहा है कि पहले आप साइन और कॉस को देख के सीधे फेस देख के आंसर टिक करो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। बेटा क्या आप लोग को बात समझ आई? हम फेजर्स को तभी देख सकते हैं जब दोनों साइन और कॉस में हो, मतलब दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। बेटा देखो, ये कैपेसिटर है, ये बल्ब है, और सप्लाई वोल्टेज आपको दे रखी है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपसे बोला जा रहा है कि ये डाइलेक्ट्रिक इस कैपेसिटर के अंदर में डाल रहे हैं। इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस यानी पावर, इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, आपको ये सोचना है अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक अंदर डाल रहा हूं तो चार ऑप्शन है बेटा। बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी। इंटेंसिटी पहले में बोला इंक्रीज, दूसरे में बोला है डिक्रीज, तीसरे में बोला है में इंक्रीज और में डिक्रीज, और चौथे में बोला है कांट से बोल नहीं सकते, नो कमेंट्स टाइप का। अब बताओ। सर करंट का पूछा है। नहीं बेटा, इंटेंसिटी, हाँ आप पावर अक्रॉस बल्ब सोच लो, इंटेंसिटी मतलब पावर अक्रॉस द बल्ब। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब सिंपली मीन्स कि कितना उजाला देगा, और वो डिपेंड करता है कि पावर अक्रॉस द बल्ब कितनी है। या वी मतलब बल्ब के अक्रॉस सोचोगे तो आंसर सही मिलेगा। अच्छा, पहली बात मैं आपको बता दूं, बल्ब को आपको कैसे इमेजिन करना होता है कि रेजिस्टेंस की तरह। आपके लिए सर्किट ऐसा होना चाहिए कि सर पूछ रहे हैं इस तरह का कि बेटा ये एसी सर्किट है, अब बताओ अगर मैं कैपेसिटेंस बढ़ा रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक लाने का मतलब याद है ना, सी इक्वल टू
जब कैपेसिटेंस वाला होता था तो सी डैश इक्वल टू के सी बोलते थे, याद करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ बेटा गुड, कुछ बच्चे आंसर भी भेज रहे हैं, हाँ ठीक है गुड। अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसके क्रॉस पावर में क्या वेरिएशन आएगी, क्वेश्चन ये है। गुड बेटा गुड। गुड गुड बेटा। देखो बेटा, अब आप चाहते हो मैं डायरेक्टली बताऊं या आप सोचोगे, बताओ। क्या चेंज नहीं होगा बेटा, कैपेसिटर आ जाने से, मतलब डाइलेक्ट्रिक आ जाने से इसका रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकता। तो पावर हम लोग सीरीज में आई स्क्वायर आर से कहते हैं। इफ द करंट विल इंक्रीज द पावर विल इंक्रीज, या इंटेंसिटी बल्ब की बढ़ जाएगी। तो आप करंट सोच के आंसर दे दो। जिन बच्चों को सिंपल ये भाषा समझ आती है कि आई इक्वल टू वी बाई जेड। अब बताओ जेड को आप लोग कैसे लिखते थे, आर स्क्वायर यानी बल्ब का रेजिस्टेंस प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। अब बेटा बताओ, ओमेगा एल तो है नहीं, ओमेगा सी में मैं अगर सी को बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ। सर करंट बढ़ जाएगा। बेटा हमारा क्या करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ सर। अब करंट बढ़ जाएगा तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, करंट बढ़ गया तो आई स्क्वायर आर बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। आगे बढ़े। यस सर। एसी के क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं कि आप ओरली कर लो। एसी वाले क्वेश्चन कैलकुलेशन की डिमांड बहुत कम करेंगे बेटा। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पहले ही बोल दिया कि एसी सर्किट है। ध्यान, अच्छा मैं 2 कलर यूज करता हूँ जानबूझ के ताकि आपको साफ दिखे। बेटा ये सिमेट्री में बनेगा, मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसा बना दिया है, ये यहाँ आता है। और करंट का ग्राफ बेटा, ये ई का ग्राफ है, वोल्टेज का। करंट ग्राफ बेटा ऐसा दिखता है कुछ। समझो थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है ऐसे। आप ऑब्जर्व करो। अब आपको क्वेश्चन दे रहा है कि एक एसी सर्किट है और वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ है, और आपको एक और चीज देख रखा है कि जो फेज डिफरेंस है वी और आई के बीच में पाई बाई 4 है। मतलब ये एंगल वाइज ये पाई बाई 4 है। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई 4 है। बेटा कौन आगे कौन पीछे नहीं दिया है, आपको खुद बताना है कौन लीडिंग होगा। वो ग्राफ देख के आप बता सकते हो। तो मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन चलो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पाई बाई 4 है। और वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है V इक्वल टू वी नॉट कॉस 100t। आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। बेटा ये टाइम के साथ वेरिएशन है। आपको बताना है उस सर्किट में क्या क्या मौजूद होगा। मतलब तोड़ के बोल देता हूँ, आर एल सी होगा। सर्किट में क्या होगा बेटा बताओ, सिर्फ आर एल सर्किट होगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप बताओ मुझे कंपोनेंट्स क्या पॉसिबल है। देखो इनके मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे के आंसर देना कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बड़ा दिया है, करंट का छोटा दिया है। लॉजिक में सब यूज होगा बेटा। सेकंड में 10 माइक्रो फराड है और यहाँ पे भी माइक्रो है बेटा। आर इक्वल टू 100 ओम, एल इक्वल टू 1 हेनरी। पहले आपको ये सोचना है इंडक्टिव सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट है। आप लोग को मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप बताओ मुझे कौन सा सर्किट है, क्या है ये, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे।
क्या बच्चे आंसर ये पिछले वाले के आंसर है कि इस बार के आंसर है? अच्छा, पिछली बार के लग रहे हैं। गुड बेटा। अच्छा बेटा, क्या आप लोगों को क्लास में सिविल पढ़ाया गया है? बेटा अगर मैं किसी बैच को पढ़ा रहा हूँ तो उनको सिविल वर्ड बहुत अच्छे से याद कराता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। अब बताओ, सिविल में आपको क्या सिखाया गया था? अगर करंट आगे है तो कौन सा सर्किट है? कैपेसिटर। कैपेसिटिव। अगर वोल्टेज आगे है तो कौन सा सर्किट है? इंडक्टिव। इंडक्टिव। इंडक्टर। अब बताओ, इस ग्राफ के हिसाब से कौन सी चीज आगे है, कौन सी चीज पीछे है? बताओ। सर करंट आगे है क्योंकि मतलब उसका वेरी गुड। मैक्सिमम जल्दी आता है। जिसका भी मैक्सिमा जल्दी आता है करंट आगे है। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस दिया था, ना कि मतलब फेज डिफरेंस दिया था, ना कि ये बताया गया था कि ऐसा ग्राफ बनेगा। आपको यहाँ देखना होता है, डेफिनेशन से जाना होता है। हूएवर गेन्स इज मैक्सिमा फर्स्ट। हमारा मैक्सिमा करंट का है पहले। तो अगर करंट आगे है तो ये कौन सा सर्किट हुआ? सीआईवी। आपको सर कैपेसिटिव। लीडिंग वाले में हमेशा मैक्सिमा पहले आता है। तो कौन से दो ऑप्शन कट गए? बेटा एग्जामिनेशन में एक बच्चा जो सॉल्व करने जाता है उसको रैंक नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन में जो बच्चा ऑप्शन देख के एलिमिनेशन, बस उसको जल्दी टिक करके आगे बढ़ना है, वो बच्चा सही है। अब बताओ कौन सा आंसर सही है? ए और बी में से कैसे करोगे? एक लॉजिक तो तुमने सही पकड़ लिया कि सर ग्राफ में जब साफ साफ दिख रहा है कि करंट का मैक्सिमम पहले आया है वोल्टेज से, तो करंट आगे होगा। तो अगर फेजर सही से बनाओगे तो तुमको करंट ऐसे मिलता और वोल्टेज पीछे मिलता। अब इन दोनों में से कैसे एलिमिनेट करोगे, ए और बी में से? अरे बच्चों कुछ याद करो। सर वो में। इम्पीडेंस ट्रायंगल नाम की बीमारी पढ़ाई थी कि नहीं तुमको? बताओ। यस सर। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल आता है वो यही तो आता है ना? याद आया? तो अगर ये पाई/4 होगा, अगर तुम्हें पता है सी आर सर्किट है, तो बेटा तुम्हें नहीं लगता ओमेगा सी मस्ट बी इक्वल टू आर? 45 डिग्री पे दोनों बराबर नहीं बनते क्या? यस सर। तो अब क्या इससे ज्यादा कोई हिंट चाहिए तुम लोग को? पाई/4 दे रहा है तो हमेशा याद रखना, इम्पीडेंस से दुनिया तुम्हारी शुरू होगी एसी की। तुमको दिमाग में अच्छे से इसको याद रखना है, ये 1/ओमेगा सी होगा ना। और ये बेटा सॉरी, सॉरी यहाँ पे, हाँ, आपको ये याद रखना होता है कि सर ने ये पढ़ा है कि ये जेड आता है मैग्नीट्यूड, और ये एंगल फाई मिलता है। फाई कितना दे रखा है? पाई/4। तो अब बताओ तुम्हारा 1/ओमेगा सी किसके बराबर आया? आर के? यस सर। जी सर। आ गया ओमेगा सी। ओमेगा चिपकाया है ना, देखो यहाँ चिपकाया है तुमको, देखो ये आपका ओमेगा टी ही तो, ओमेगा ही तो होता है बेटा। अब 1/ओमेगा सी आर के बराबर कर दो, या 1 = ओमेगा सी आर। अब बताओ ए आ रहा है कि बी आ रहा है? देखो ना, अब तो ओडली कर लोगे। ओमेगा की जगह वैल्यू रखो, कितना है ओमेगा, कितना है बेटा हमारा? 100। सी कितना है बेटा? सी नहीं पता। अच्छा ये देखो, मेरा आरसी का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 1/ओमेगा आना चाहिए ना? चेक कर लो बेटा। आरसी मल्टीप्लाई करके मुझे 1/ओमेगा मिलना चाहिए, यानी 10⁻²। तो कहाँ मुझे मिल रहा है बेटा 10⁻²? बताओ कहाँ पे मैं आर और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 10⁻² आ रहा है। क्या यहाँ मिल रहा है क्या? सेकंड वाला ऑप्शन में। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? यस सर। ये वाला। तो आपको ये क्वेश्चन कब होता? जब आपको कूल ट्रिक्स याद होती, सिविल याद है, आपको इम्पिडेंस ट्रायंगल का ये बेसिक डायग्राम याद है, तब आप कर लो अच्छा सर पाई/4 दिया है, दोनों बराबर होंगे, खत्म।
ऐसे मैच कर देते, एलिमिनेट कर देते। सिविल से तुम नीचे वाले 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते और पाई बाय 4 से तुम्हें बस अब वैल्यू ही तो पुट करनी थी कि हाँ सर मेरा ये वाला टर्म इसके बराबर होगा। एल तो है नहीं सर्किट में, तो 1/ωc मस्ट बी इक्वल टू आर। आगे बढ़े बेटा। यस सर। बेटा बीच बीच में मैं तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मूला नोट्स भी बनाते चलूंगा, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं बेटा। याद करो एक बार हमने वाई आर एम एस निकलवाया था, मतलब आर एम एस वैल्यू की जनरल फॉर्मूला दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर मैंने किसी करंट को या वोल्टेज को ऐसे लिखा है इस फॉर्म में बेटा, ए नॉट प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस 2 ओमेगा टी एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहे। और साइन वाला टर्म ऐसे आ जाए लाइक बी वन साइन ओमेगा टी प्लस बी टू साइन 2 ओमेगा टी, ऐसे करके चलता चला है। तब हमारा वाई आर एम एस की वैल्यू बेटा कितनी आएगी बताओ? सर रूट ओवर ए नॉट स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर वगैरह करके। वेरी गुड बेटा। इससे मुझे ये पता लग रहा है कि आप लोग फॉर्मूला नोट्स और इन सब पे ध्यान दे रहे हो। ऐसे चलता रहेगा प्लस बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलता रहेगा और ये ऐसे बंद कर लेना। आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थ्योरी पढ़ाई गई है, देखना कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कितनी जल्दी इससे आता है कि आप वहां पे सब लोग सॉल्व कर रहे होंगे और आप गेम की तरह खत्म कर दोगे। इधर इतना आसान ही तो क्वेश्चन था, कितना ही टाइम लग रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा मैं इन सब चीज़ों के थ्रू तुम्हें एक मैसेज दे रहा हूँ, जो बच्चा रिवीजन की पावर नहीं समझता, एग्जाम उसके लिए नहीं बना है बेटा। समझ आना कभी क्राइटेरिया नहीं होता। आपको दे रखा है वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 100 साइन 100 और करंट की वैल्यू दे रखी है 100 साइन 100t प्लस π/3, यहाँ पे वोल्ट्स लिखा है और यहाँ मिली एम्पेयर लिखा है। पावर इन द सर्किट पूछा है, पावर इन द सर्किट। ऑप्शन में ऐसे दे रखा है 10 वॉट, 10⁴ वॉट, 2.5 वॉट, 5.0 वॉट। बेटा बताओ आंसर कौन सा होगा? गुड बेटा, सर सी। गुड। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बेटा? सर वो वी आई कॉस फाइव वाला। तो वी वी आर RMS into हाँ वी I आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। गुड। और बेटा मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जानबूझ के बोल रहा हूँ। एक्चुअली थ्योरी इस तरह से पढ़ते वक्त ना, अगर आप स्टार्टिंग से ही क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड किए हो तो तुम्हें ये समझ आएगा कि क्वेश्चंस इजी हैं। एग्जाम में हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं। कोई बच्चा हो सकता है मिली एम्पेयर रीड ना करे, वो चाहते हैं कि तुम ये छोटी छोटी चीजें मिस करो। आओ देखते हैं बेटा। 100 अगर दिया है तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ? 100/√2। करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ? 100 0.1/√2। 100 इंटू 10⁻³ मिली में कन्वर्ट हुआ बाई √2। और cos 5 बेटा देखो फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, π/3, यानी cos π/3 यानी cos 60 डिग्री। तो इस कैलकुलेशन के बाद आपको कौन सा आंसर मैच कर रहा है बेटा? सर 2.5 वॉट्स। 2.5। ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़े? यस सर। यस।
ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन कि क्लास में फोकस है कि नहीं चेक करने के लिए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आपको एल की वैल्यू दे रखी है 1 हेनरी, आर 1 ओम, कैपेसिटेंस 6.25 माइक्रोफराड, और आपसे पूछा है क्वालिटी फैक्टर बताओ। अब बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आज की क्लास में भी अगर तुमने ध्यान दिया तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। 1/r into root over of L by रूट ओवर एल बाय C1। वेरी गुड। वैल्यू निकालो बेटा, कैलकुलेशन करो। आप में से अगर एक भी बच्चा इस समय कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो बेटा एक बात याद रखना, एग्जाम में नहीं मिलेगा, आप अपनी रैंक घटा रहे हो। गुड बेटा। हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, जल्दी जल्दी बेटा, कितनी देर लग रही है। गुड बेटा गुड। बेटा आंसर इज 400। बेटा देखो इसमें गलती होने के चांसेस बड़े कम है अगर आप कॉन्फिडेंटली करो तो। एल की वैल्यू देखो 1 हेनरी दे रखी है 1, और यहाँ पे 6.25 माइक्रो है, तो जब तक तुम इसको गलत नहीं पुट करोगे तब तक सब सही है। यानी चुपचाप से आपको दिया ही क्या है, आपको दिया है 10⁻6 ऊपर है और नीचे 6.25 है। आपको इसको सॉल्व करना था। अगर आप दिमाग लगाते तो इसको लिखते 100, इसको लिखते 10⁻4, और नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर नीचे दोनों, मतलब 100 से ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे से 625 हो जाता, आपको दिख जाता कि सर ये। बेटा एग्जामिनेशन में ना तुमको हवा में दिमाग में कैलकुलेशन करनी, पेन नहीं उठानी होती है, ये आपको तुरंत दिख रहा होता कि सर 10⁻4 बाहर चला जाएगा। तो आपका आंसर आ जाता 100 इंटू 100/25। तो जितने बच्चों ने 400 आंसर दिया सही है बेटा, गुड। बेटा कैलकुलेशन एरर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कैलकुलेशन खुद से करना, और कोई तरीका नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा। यस सर। बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, आप शायद इसका आंसर ओरली दे दोगे क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हें थ्योरी बताई थी। अगर हमने एक वोल्टेज को इस तरह से लिखा है V1 प्लस V2 कॉस ओमेगा टी, इस वोल्टेज को हम लोग एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, यानी ये सप्लाई वोल्टेज है। आपको उस सर्किट में पावर निकालनी है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक रेजिस्टिव सर्किट है और ये सप्लाई आपको इस तरह से Vs दे रखी है, तो आपको यहाँ पावर निकालना है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि आप लोग ये ना बोलो सर ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ए,
गुड बेटा। बेटा हमेशा फॉर्मूलेज में ना घर पे बैठ के थोड़ा थोड़ा, जैसे फॉर्मूला लिस्ट एक बच्चे ने ऐसे लिख ली कि सर हमारा पावर का फॉर्मूला है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, बट मैं अप्रोच वैसे ही करूंगा जैसे मेरे सर ने मुझको सिखाया है। बेटा रेजिस्टिव सर्किट है, कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या सर 1। 1। तो ये तो अच्छा हो गया, पर सर दो दो चीजें नहीं चाहिए, वी आर एम एस आई आर एम एस नहीं चाहिए। तो क्यों ना तुम इसको ऐसे लिख दो, आई आर एम एस को वी आर एम एस बाई जेड लिख दो, यानी यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा? आर। तो हमको मिल जाएगा वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस बाई आर, और कॉस फाई हमारा ऑलरेडी 1 हो चुका है। तो एक बच्चे के लिए क्वेश्चन हो गया कि सर इट्स सिंपली वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर। अब क्या तुमको इस फंक्शन के लिए वी आर एम एस निकालना नहीं सिखाया ट्रिक से? बेटा अगर मैंने तुमको ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले लिखवाया है, देखो, अगर मैं कभी तुमको कुछ ऐसा सिग्नल दूं जिसमें कांस्टेंट हो, डीसी वैल्यू हो और अलग अलग टाइप की एसी वैल्यू हो, तो हमेशा आंसर ऐसे आएगा। तो एक बच्चा जिसने फॉर्मूला लिखा रहता उसके लिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाता। वो बोलता सर देखिए सर आंसर आ गया, क्योंकि वो यहाँ तक पहुंच चुका है कि पावर की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। फिर वो बच्चा करता, तो वी आर एम एस लिख लेते हैं पहले। तो वी आर एम एस की वैल्यू बेटा देखो वहाँ रूट में आ रही थी, रूट हटा दो पहले, रूट हटा दो क्योंकि स्क्वायर है। तो हमको सिंपली क्या मिल जाती, देखो बेटा हमारे लिए आंसर क्या आ जाता, जैसे तुम्हें वी वन है वहां पे मैंने ए नॉट लिखा था, देखो डिट्टो है, डिट्टो चीजें हैं बेटा, कोई अंतर नहीं है। तो मैं लिखता वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 वी टू स्क्वायर। किसी को ये बात समझ आ गई बेटा? अब वैल्यू पुटिंग करके बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। गुड बेटा। बेटा आप एक बात समझ गए होंगे कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है आपको किसी तरह उसी के पैराडाइम में आना होता है। जो स्ट्रेटजी हमने क्लास में बनाई थी, जैसे सिविल से लेकर ई आर एम एस बनाई थी, हमको अपने फॉर्म में अपने कंफर्ट जोन में आंसर को लाना होता है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। हमारा कौन सा आंसर फाइनली मैच कर रहा है बेटा? चैट सर बी वाला। बी बोल रहे हैं। E. युगांत बेटा तुमने शायद कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा। सर गलती से बोल दिया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव देता हूँ जिसमें आपकी कैलकुलेशन लगे, सो दैट यू नो कि अगर हम एग्जाम टाइप को डील कर रहे हैं तो हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग, मतलब थोड़ा सा कभी यार इजी में कैलकुलेटिव आता है। चलो करते हैं बेटा। एक सप्लाई है 100 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे ये आरएमएस है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ। सर आरएमएस। हाँ 100 वोल्ट अगर कभी ऐसे लिख के छोड़े तो आरएमएस है। आपको एक सप्लाई ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में कि, रुको मैं फिगर क्लियर करके बनाता हूँ, 101 एम्पीयर। अब बताओ ये करंट क्या होगा, आरएमएस या मैक्सिमम करंट? ऐसे सर्किट में बना हुआ है। सर ये भी आरएमएस है। हाँ अगर कभी भी तुम्हें नहीं दे तो ऑलवेज एज्यूम कि ये आरएमएस है, वरना वो मैक्सिमम के लिए पीकेट वैल्यू या मैक्सिमम करंट ऐसे कुछ करके टर्म लिखेंगे। आपको फेज डिफरेंस दिया है 5 एस 5/3, और सिर्फ इतना लिखा है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, डोंट एज्यूम कौन आगे हो कौन पीछे, ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में इतना डाटा दिया हुआ है अभी तक कि आरएमएस करंट कितना है, आरएमएस वोल्टेज कितना है, और इतना दे रखा है। आपसे पावर फैक्टर एंड पावर पूछिए सर्किट में बेटा, एवरेज पावर, या जब पावर ही मीन्स एवरेज पावर बेटा, बताओ। आई गेस ये तो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए बेटा, डेफिनेशन और फॉर्मूला लिस्ट भी तुम्हारी तैयार है तो। हम्म
गुड बेटा। हमेशा क्लास करते वक्त एक कॉपी लेके बैठो और पेन लेके बैठो, जिसमें एक जगह तुम थ्योरी लिखोगे और दूसरी कॉपी बनाओ जिसमें तुम कैलकुलेशन करोगे, जिसे रफ कॉपी कहते हैं। बेटा हम पावर फैक्टर को कैसे बोलते थे? सिंपली cos 5। तो हमें cos 60 जानना था, दैट इज 1/2। तो आपका आंसर में cos 5 1/2 होता, पावर फैक्टर है 1/2। और पावर के लिए आते हैं VRMS IRMS cos 5, यानी 100 IRMS 1 इंटू cos 5। पावर का फॉर्मूला हमेशा ऐसे याद रखना, VRMS IRMS cos 5। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए 10 सेकंड का होता है, 1/2 50। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ग्राफ बने हैं बेटा, आपको दे रखा है इम्पिडेंस मॉड जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज आरएलसी सर्किट। बेटा अगर मैं ना बोलूं और एसी लिखा है तो सीरीज आरएलसी ही एज्यूम करना। इन सीरीज आरएलसी सर्किट बेटा क्या इनमें से कोई ग्राफ सही है? सोच के बताओ बेटा। तो दूसरा वाले मॉड जेड का है। हाँ सारे मॉड जेड के बेटा, सबका वाई और एक्स सेम है बेटा। मैं अगर कहीं नहीं लिख रहा हूँ, सबका वाई एक्स सेम है। सर ये ए वाले में पहले इन्फिनिटी दिया है या फिर कोई फाइनाइट वैल्यू दिया है? ए वाले में हाँ सर, ये मतलब इन्फिनिटी वगैरह टेंड हो रहे हैं या फिर फाइनाइट वैल्यू पे बेटा कुछ बस नहीं? इतना ही बना के छोड़ा है, ग्राफ के हिसाब से तो इतना ही बनाया। आप बोलो तो यस। एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट क्वेश्चन इतना ही है, इतना ही डायग्राम बना हुआ है। ग्राफ किसी भी एग्जामिनेशन का सबसे कमजोर क्वेश्चन होता है। आप सर ए लॉजिक से ही कर सकते हो, आपको कुछ पेन नहीं उठानी, कुछ नहीं बनाना। आप जेड का फॉर्मूला लिख के देख लो एक जगह। जेड का फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा? R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को छोटा करूंगा, 0 करूंगा, तो ओमेगा एल तो छोटा हो जाएगा, बट 1/ओमेगा c बहुत बड़ा हो जाएगा। दैट मीन जेड की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो ये तो गलत होगा। अब ये देखो, यहाँ फ्रीक्वेंसी घट रही है तो ये नीचे जाता जा रहा है, तो ये भी गलत होगा। अच्छा लेकिन अगर मैं ओमेगा को बहुत बड़ा कर दूं तो 1/ओमेगा c तो छोटा हो जाएगा, पर ओमेगा एल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मेरे यस सर। स्टिल जेड की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, तो ये गलत हो गया। तो मेरे को तो मतलब एलिमिनेशन ही करना था, ये अपने आप सही हो गया। क्या आपको बात समझ आ गई बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर कूद के। आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक आरएलसी सर्किट बना हुआ है, साथ साथ बनाते चलो, सॉल्व करो। आपको सीरीज आरएलसी सर्किट में बोला है कि द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दे रखा है 400 वोल्ट। वी आरएमएस अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू 400 वोल्ट। बेटा साथ साथ करने की कोशिश करो। और आपको दिया है इंडक्टर के अक्रॉस 700 वोल्ट है आरएमएस। इसकी बेटा मैं पूरा वैसे ही लिख दे रहा हूँ, वी आरएमएस अक्रॉस एल इज गिवन एज 700 वोल्ट। और अप्लाइड वोल्टेज कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 500√2 साइन ओमेगा टी। और आपसे पूछा है पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 400 रूट 2 वोल्ट। बेटा टेक योर टाइम और बताओ मुझे पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कितना? सर वो रेजिस्टेंस का दिया है क्या, मतलब जो कैपेसिटर के ऊपर लिखा है? क्या बेटा क्या बोल रहे हो? सर जो कैपेसिटर के ऊपर लिखा है सर वो क्या है, मतलब VRMS ब्रैकेट में क्या है वो? बेटा वो रजिस्टर का है, रजिस्टर का, ये यहाँ का दिया, सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक है, वो रजिस्टर का है। क्या Yes, sir. पूछा है आपसे? आपको एल दिया है और आर दिया है, आपको सी के क्रॉस में मैक्सिमम वोल्टेज पूछा गया है। गुड बेटा। बेटा ये क्वेश्चन सही में आसान है, आप लोग टाइम क्यों ले रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। बेटा अब तक काफी कम बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, तो मैं 10-20 सेकंड और दे रहा हूँ, और जितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है सबके आंसर, नहीं 2 बच्चों का आंसर मैच कर रहा है। बेटा अद्रिजा एक बार और ट्राई करो। माइट बी सम कैलकुलेशन मिस्टेक। बेटा आप लोगों को क्या ये अच्छे से पढ़ाया गया है? आराम से याद करके बताओ मुझे। सब कुछ इम्पीडेंस ट्रायंगल में ही छुपा हुआ है, जिस दिन आप पहचान लोगे। क्या आपको ये ट्रायंगल देखना सिखाया था बेटा? हमने क्या लिखा है, वी सप्लाई का स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में, मतलब ये ऐसे वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, इस तरह से लिखा है हमको। चलो पहले आरएमएस निकाल लेते हैं क्रॉस कैपेसिटर। कितना आंसर आता है बेटा बताओ? हमको ये पूछा है ना पीक वैल्यू, पीक वैल्यू तो सिंपली √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आरएमएस मिल गया तो √2 से मल्टीप्लाई कर देना, पीक वैल्यू मिल जाएगी। तो वी सप्लाई का आरएमएस कितना होगा? 500। बेटा हमें गिवन वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से √2 से डिवाइड करोगे तो आरएमएस मिलता है, तो मुझे वी सप्लाई का आरएमएस मिला 500, और वी आर दे रखा है 400 प्लस वी एल माइनस वी सी, वी एल मुझे दे रखा है 700 माइनस वी सी। बेटा इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिला बताओ? अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर, सर 400 वोल्ट। ठीक है, वीसी कितना मिल गया? 400 वोल्ट। और ये कौन सा मिला बेटा? जब मैं इधर भी आरएमएस यूज कर रहा हूँ, इधर भी आरएमएस यूज कर रहा हूँ, तो मुझे आरएमएस मिला। तो पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बताओ? सर डी।
डी। क्वेश्चन में पीक पूछा है ना कि आरएमएस। वो चाहता है कि आप गलती करो, इसलिए दोनों ऑप्शन दे रखा है, सी और डी दोनों। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोग धीरे धीरे बात समझ रहे होगे कि क्वेश्चन जो आता है वो आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग से जल्दी से टिक करने के लिए मजबूर करना चाहेगा उसको, आपको आपको लंबा लंबा नहीं करना है, जल्दी से जो लॉजिक आपको याद है आपको उससे टिक कर देना है। बिना डरे पहले डायग्राम बनाओ। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कुछ नहीं कर रहा है, बस सीरीज आरएलसी सर्किट है और आपको डराने के लिए उसने ऐसे गंदा गंदा वोल्ट मीटर एमीटर लगा रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई बार बच्चा ना जब क्वेश्चन को अलग फॉर्म में देखता है तो उसको लगता है इट माइट बी डिफरेंट क्वेश्चन, जबकि मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि वो चाहता है कि तुम इससे डरो रेदर देन इसको सॉल्व करो। वो अगर यही क्वेश्चन ऐसे बना देता तो आप नहीं डरते। एक सप्लाई है और यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ रेजिस्टेंस है। वही क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता था, पर इसमें आप उसको डर नहीं लगता। यहाँ एल की जगह ओमेगा एल की वैल्यू दे रखी है उसने 2, और यहाँ 1/ओमेगा सी की वैल्यू दे रखी है 2। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है और फिर पूछा है कि इस सर्किट में दोनों ये वोल्टमीटर एमीटर आरएमएस वैल्यू बताते हैं। ये एसी का एमीटर है, ये आरएमएस बताएगा और ये भी आरएमएस बताएगा, तो इनकी रीडिंग कितनी आएगी बताओ बेटा। आपको बताना है कि वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी और एमीटर की रीडिंग क्या होगी, अगर बस आरएमएस रीडिंग बताना है। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, आपको डर नहीं लगेगा। करंट ही तो पूछा है सर्किट में, देखो। गुड बेटा। सेकंड बिट कितना है? अच्छा कोई बच्चा एक पहचाना ये केस कौन सा वाला केस है बताओ। सर रेजोनेंस का। वेरी गुड बेटा। अगर आपको तुरंत नहीं चमक रहा है तो गलत है। जब आपको ये दोनों वैल्यू दे दे सेम, तो मतलब ये रेजोनेंस केस है भाई। जब ये दोनों 1/ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो कट कुटा के जेड इक्वल टू आर ही तो मिला। तो जो बच्चा समझदार होता है उसका एमीटर रीडिंग सर वेरी सिंपल, इट्स सिंपली 110/55, दैट इज 2 एम्पेयर। तो जितने बच्चे स्मार्ट होंगे उनका आंसर 2 एम्पेयर आ चुका होगा। बेटा फॉर्मूला होता है वी आर एम एस बाई जेड, लेकिन जब रेजोनेंस है तो जेड इक्वल टू आर हो गया, वी आर एम एस बाई आर, सप्लाई वाला वी आर एम एस। तो 110/55, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं पूरी तरह से। अब बताओ आपसे किसके क्रॉस वोल्टेज पूछा है, ध्यान से देखो ये किसके क्रॉस है, कैपेसिटेंस प्लस इंडक्टेंस के क्रॉस। तो कितना आएगा बेटा ये? सर 0 आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। याद रखना रेजोनेंस में हमारे साथ क्या होता है, जितना वी सी आता है उतना ही वी एल आता है। और आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा होता है, जैसे मान लो ये सप्लाई वोल्टेज है, तो जो सप्लाई वोल्टेज है वही वी आर बन जाएगा और वी एल और वी सी जस्ट अपोजिट आते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं इन दो पॉइंट के पीछे बोल रहा हूँ तो जरूर मैं इस सी प्लस एल बोल रहा हूँ और दैट इज 0, जितना प्लस उतना माइनस।
तो आप लोग का आंसर अगर 0,2 आया है तो सही है। बेटा कितने बच्चों का 0,2 आया था, मुझे बस भेज दो। गुड बेटा। बेटा एक ट्रांसफॉर्मर टाइप की बीमारी भी पढ़ाई थी आपको, उससे भी क्वेश्चन देता हूँ। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर जो 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में रिड्यूस करता है। प्राइमरी करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर दे रखी है। और आई सेकेंडरी 9 एम्पेयर है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर एग्जैक्ट क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन लिख देता हूँ बेटा। 20%, 44%, 90%, 100%। बेटा किसी बच्चे को याद भी है ना, क्लास में वो कान खोल के बैठा था, तो आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर कुछ चंद इंस्ट्रूमेंट्स में से आता है जिसकी एफिशिएंसी रियल में हमेशा 95% से लेकर 99 पॉइंट समथिंग परसेंट तक रहती है। यानी अच्छे ट्रांस सर सी है आंसर। हाँ, अगर किसी को क्लास के नोट्स, बट जरूरी नहीं कि वहां सॉल्व करो, आपको वहां बस टिक करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन सॉल्व करके भी आना चाहिए बेटा। आपको जिस लॉजिक से सबसे जल्दी टिक कर दो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। हम्म, आपको क्या सिखाया था बेटा, देखो एक दुनिया का सिद्धांत समझ लो। मान लो ये जो हमारा वोल्टेज तो फिक्स्ड है भाई, ये रेशियो वोल्टेज वाला ही रहेगा। बेटा ये बताओ, हम एफिशिएंसी को कैसे निकाल सकते हैं? आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, ऐसे निकालेंगे बेटा हर जगह। यस सर। ठीक है। आउटपुट पावर कैसे बोलोगे? वी आई। तो आउटपुट में वोल्टेज कितना दे रखा है? 110। और करंट कितना है? 9 एम्पेयर। तो कितना हो गया बेटा? 110 इंटू 9। और नीचे इनपुट पावर कितनी है? 220 इंटू 5। ये हमारा आ गया बेटा फ्रैक्शन में। सर 0.9 आ जाएगा। हाँ, फ्रैक्शन में 0.9 आ गया। और परसेंटेज में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा एफिशिएंसी एज 90%। बेटा प्लीज छोटे छोटे फॉर्मूले हमेशा याद रखना। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमें फॉर्मूला क्या मिला था, याद करो। आई प्राइमरी इंटू वी आई प्राइमरी इंटू वोल्टेज प्राइमरी इक्वल टू, ये आइडियल के लिए, वोल्टेज सेकेंडरी इंटू करंट सेकेंडरी, मतलब इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तब एफिशिएंसी 100% होती है। दिस इज आइडियल ट्रांसफार्मर। और हमें याद है कि वी प्राइमरी बाई वी सेकेंडरी था हमारा N1 बाई N2। और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई सेकेंडरी बाई आई प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा। यस सर। अब बताओ बेटा, हम लोग कितना पढ़ते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं जो क्लास में तुमको पढ़ाए जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट होता है कि बेटा 10 एग्जाम उठा लो तो 5 में आता है। एसी के लिए कोई भी मेजरिंग डिवाइस बनेगा, कोई भी बेटा, तो वो किस पे बेस्ड होगा? जैसे हमने वोल्ट मीटर एमीटर बनाया था, हीटिंग वेव पे बेस्ड होगा। जैसे सब लोग
मैग्नेटिक इफेक्ट पे, केमिकल इफेक्ट पे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे? किस पे बेस्ड होगा बेटा? बेटा आप याद रखना, एसी के लिए जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला आर के अक्रॉस, एग्जांपल से समझाता हूँ, आर एल सी सर्किट है और मैंने बोला आर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तुमको पता है कि जो ये आर होगा उसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज कैसे भी बनाओ किसी भी कंडीशन पे वो एक साइन कॉस कर्व ही बनेगा, तो क्या अभी जीरो निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा। इसलिए हम आरएमएस वर्ड यूज करते हैं, वो हमें एवरेज बता देता है कि कितना है एक साइकिल पे, और वो चीज हीटिंग इफेक्ट से निकलती है बेटा। बेटा देखो, अब आपसे मैं एमीटर लगा रहा हूँ, तो अगर मैं आरएमएस बेस नहीं लगाऊंगा एमीटर, या वोल्टेज बेस वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ, वो आरएमएस बेस नहीं लगाऊंगा। देखो पिछले क्वेश्चन में भी बाय डिफॉल्ट आपको बोला गया था कि ये दोनों आरएमएस वाले हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, केमिकल इफेक्ट तो आपके कोर्स में नहीं है तो एलिमिनेट कर देना था। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आपके कोर्स में नहीं है फिजिक्स में, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से भाई क्या वोल्टेज बता सकते हो, करंट बता सकते हो, वही बात मैग्नेटिक इफेक्ट से भी है। तो वो तो किसी एक इंस्टेंट की मिलती, लेकिन हीटिंग आपको एक साइकिल का या एवरेज वैल्यू देता है। तो आपका आंसर ये होता। तो क्वेश्चन हमारे कॉमन सेंस से भी वो ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती बेटा। अब बेटा एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। बेटा एक सीरीज सर्किट है जिसमें आपको दे रखा है आर की वैल्यू 4 ओम, एक्सएल की वैल्यू दे रखी है 3 ओम, और इसमें जेड वन की वैल्यू, मतलब इम्पिडेंस जेड वन दे रखा है। मैं समझा देता हूँ बेटा कि पहले से आप एज्यूम ना करो। एक आर है, एक एल है, सी के बारे में मुझे नहीं बोला गया, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, इसलिए मैंने जेड वन लिखा है, वरना मैं डायरेक्टली 5 भी लिख सकता था कि सर आर दिया एक्सएल दिया आंसर लिख लेते हैं जेड वन। इस सीरीज सर्किट में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, ओमेगा एल दे रखा है, और फिर इम्पिडेंस जेड वन है। फिर क्या कर रहे हैं इसी सर्किट में, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब बेटा देखो, अगर वो कॉमन सेंस कम होगा तो इसको पहले ही जीरो ले रहे हैं, पर ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है, जेड वन ही लिखा था। एक सीरीज कैपेसिटेंस ऐड कर दे रहे हैं, 6 ओम इसका रिएक्टेंस है। तो आपको बताना है कि अगर अब नया इम्पिडेंस जेड टू बन जा रहा है तो जेड वन बाई जेड टू कितना होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ फिर से। एक सीरीज एसी सर्किट है हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम एंड इंडक्टेंस 3 ओम, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस 3 ओम। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज जेड वन। फिर आपसे पूछा एक कैपेसिटर इज नाउ एडेड इन द सीरीज ऑफ दैट ओरिजिनल जेड वन। जो जेड वन था उसके सीरीज में एक कैपेसिटर ऐड कर देते हैं, और जो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 6 ओम। तो आपको बताना है जेड वन बाई जेड टू कितना होगा। चार ऑप्शन दे रहा हूँ, हम ऑप्शन से देख के भी समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, मतलब ये सी था कि नहीं पहले, जबकि लैंग्वेज में क्लियर नहीं किया गया है। 5:4, 1:1, 2:1, 4:5। हम्म
मान लो अगर ये नहीं दिया रहता तो हम क्या करते हैं? हाँ बेटा, देखो सिंपल सी बात है। अभी मान लो ये एज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि ये दिया हो ना हो क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं गलत भी नहीं कर रहा। अगर मैं इसको 0 एज्यूम करूँ तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से भी कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि तब नन ऑफ दिस टाइप का आंसर या कैनॉट बी डिटरमिन्ड होता ऑप्शन में। मुझे तो ऑप्शन से करना है तो मैं इसको मानूंगा ही नहीं। हमेशा ऑप्शन, जो तेज बच्चा है वो देखता है निकालना क्या है, फिर वो ऑप्शन की तरफ जाता है कि कुछ एलिमिनेशन हो रहा है क्या लॉजिक से, फिर वो सॉल्व करने बैठता है। अच्छा सर, तो जेड वन तो अपना आया 3 प्लस एक्सएल दिया है ना, और ये 4 है। तो अगर आपको क्लास के नोट्स याद हैं तो जेड वन की वैल्यू आ गई 4 प्लस 3i। अब 1/ओमेगा सी वो ऐड कर रहा है, बेटा सीरीज में ऐड कर रहा है ना। याद रखना कैपेसिटेंस के लिए हमारी जो, हमको ये ऐसे ऐड करना होता है एक्स सी माइनस आई के साथ में, यस सर। हमारा आई एक्सएल ऐड होता है। तो अगर मैं 3i में -6i ऐड करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? सर क्या इसने मॉड जेड नहीं पूछा था? इसने Z1/Z2 पूछा है बेटा। उनको समझ आता है कि आपको ये सब नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब नहीं आते, तो Z1/Z2 बाय डिफॉल्ट दे मीन फॉर यू पीपल मॉड Z1/mod Z2। यस सर। तो आपको अब तो समझ आ रहा है ना, 4 प्लस 3i और -6i को ऐड करोगे तो फिर से 4 - 3i हो जाएगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड वही है जो इसका मैग्नीट्यूड है। तो आंसर कुछ बच्चों का 1 आया, दैट इज करेक्ट। बेटा अगर L है और C बढ़ा रहे हो तो हो सकता सर हमारे कोर्स में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करके तो नहीं आएगा ना, मतलब जो जेई में है? है, बेटा देखो वो मैं कर तो वैसे ही रहा हूँ ना, यस सर। है कि आप ये सब चीजें याद करके आओगे। उनको लगता है, इसीलिए तुमको बेटा कॉम्प्लेक्स से पढ़ाया कि तुमको ऐसे दिखेगा कि देखो कि सर जेड आपने पढ़ाया था R प्लस आई ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, और उनको लगता है बच्चे को सीधे ये याद कराओ R² प्लस, उसको लॉजिक वॉजिक मत समझाओ, उसको याद करा दो ऐसे। यस सर। ठीक है बेटा, देखो जो बच्चा ये टर्म पढ़ा रहा था उसके लिए कितना ईजी है। पहला होता है 4 प्लस ओमेगा एल की वैल्यू दे रखी है यानी 3i। अगली बार उसको पता है कि 1/ओमेगा सी की वैल्यू दे रखी है 6, तो पुट करता, वही बच्चा Z2 निकालने के लिए ऐसे करता, सर 4 आई कॉमन ओमेगा एल की वैल्यू 3 थी और 1/ओमेगा सी की वैल्यू दे रखी है 6, तो उसका आंसर 4 - 3i आ जाता। तो उसको समझ आता कि हाँ सर मैग्नीट्यूड सेम होगा मेरा, 4 + 3i और 4 - 3i दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। मतलब एग्जाम में कहीं वो मतलब प्योर कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं देगा? बेटा देखो एक बात समझो, वो दे सकता है लेकिन बहुत बहुत बड़े केस में जैसे जे एडवांस में दे देगा, पर नहीं देगा बेटा वो। आपको उतना पढ़ाया गया है ना कि आपको सब अपने नीचे दिखे, पर आपको एग्जाम का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स करते इस तरह से तो आपको एक लाइन का लगता क्वेश्चन, क्वेश्चन तो कुछ दिया ही नहीं है। पर उन बच्चों के बारे में सोचो जो रट्टा मार रहे हो, जिनके लिए ऐसा है, उनकी हालत सोचो। उनको ये क्वेश्चन टफ लगता कि सर पहले Z1 निकालेंगे फिर Z2 निकालेंगे हम लोग, फिर देखेंगे, और जबकि वन लाइनर क्वेश्चन है। बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अगर कभी भी, ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक की तरह लिखा रहा हूँ तो आपकी मर्जी, आप इसको कितनी जल्दी समझोगे कि अगर आपने कभी सर्किट सॉल्व किया और कुछ इस तरह का दिखा, a+ib/c+id, आपको इस तरह से दिया है और ऐसे में पूछ रहा है कि रेजोनेंस कब मिलेगा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो बेटा जिन बच्चों को आता है उनको समझ आ जाएगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। और डोंट वरी, मैं सीरीज आरएलसी में ऐसा सर्किट बना सकता हूँ, तो उनके लिए बड़ा लेंदी जा रहा है जो कॉम्प्लेक्स से नहीं करेंगे। जिनको भाई कॉम्प्लेक्स में समझ आता है कि नीचे C+id दिया है तो ऊपर नीचे मतलब ऊपर नीचे C-id से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रेजोनेंस का प्योर मतलब क्या होता है, जब इम्पिडेंस कैसा हो,
तो खाली रेजिस्टिव टाइप का, मतलब हाँ। प्योर नंबर आने चाहिए, रियल हाँ, नंबर आने चाहिए। इमेजिनरी जेड कितना होना चाहिए? 0। तो 0। ये समझ आ रहा है? हर कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, रियल और इमेजिनरी। अगर रेजोनेंस है तो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू प्योर रेजिस्टेंस की होनी चाहिए। और अब चाहो तो कंडीशन लिख लो, चाहो तो डिराइव कर लो। आगे बढ़े बेटा। बेटा बस ये सब चीजें पता रहना तुम्हें एग्जाम में थोड़ा तेज कर सकती हैं, और कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ बस तेजी से क्वेश्चन हो। आपके हाथ में पेपर मिल रहा है, आपको ऑलरेडी सारे आंसर्स लगभग पता है, मेथड्स पता है सारे। नेक्स्ट केस पे आए बेटा। अब बेटा इसको यस रेशनलाइज सर। करके करके निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी। और शायद ये आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक क्वेश्चन हैं। तो मैं नीट और जेईई मेंस के लिए इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, शायद ये क्वेश्चन टफ नहीं हो। आपको ऐसे दे रखा है 100 साइन ओमेगा टी, और इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, और एक कैपेसिटेंस है जिसका एक्सी की वैल्यू 30 ओम है। आपसे ये पूछ सकता है कि इसके ऑप्शन देके ए और बी, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, कि ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 20, 30, 30, 20, या कुछ और बेटा? 30, 30, 20, 20 फॉर मैक्सिमम पावर, किसके क्रॉस फॉर मैक्सिमम पावर आ जाए। अगर मेरी सप्लाई फिक्स है और ये आपको गिवन है, जेड सोर्स बोल दे रहा हूँ, सोर्स का इम्पिडेंस, तो जेडएल कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेडएल? सर किसके अक्रॉस मतलब मैक्सिमम पावर? बेटा हमेशा लोड के क्रॉस चाहिए होता है, मतलब इसके, इस वाले सर, ये वाले के। यस सर। बेटा बाकी बच्चों के लिए क्वेश्चन काफी लेंदी है, अगर आप क्लास में फोकस रखते हो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो ए और बी में बना क्या हुआ? बेटा ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये एल है और ये रेजिस्टेंस है। बेटा आपको अगर क्लास में याद हो तो मैंने एक मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ाया था। बेटा सर ए है क्या आंसर? हाँ, डीसी में हमने क्या पढ़ा था बेटा बताओ? कि जब सर वो क्या कहते हैं, आर जो बाहर का है वो अंदर के इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल द होगा। बैटरी बिकम्स द थेवेनिन के एक्सटर्नल बराबर होगी। रेजिस्टेंस। ये यस सर। यहाँ पे भी सब सेम होगा, बस अंतर क्या है कि हमको आर आर चाहिए पर एल और सी खत्म चाहिए, एक दूसरे को खत्म कर दें। तो कुल मिला के प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में सबसे ज्यादा करंट जाता है। तो आप ऐसे बोलोगे जो भी ये सोर्स इम्पिडेंस हो, लोड इम्पिडेंस उसका क्या बोलते हैं बेटा? मतलब ये एल वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट इन दोनों का एक दूसरे को कैंसिल करें। यानी अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, ये इसकी वैल्यू है 20 प्लस 20 माइनस 30 आई, तो मुझे ये 20 प्लस 30 आई चाहिए, ताकि ये 30 आई सीरीज में जाके कैंसिल हो जाए और सिर्फ 40 बचे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए और बी। और बेटा बाकी बच्चों के लिए एक तरीके से चैलेंज है, वो करंट सोचेंगे फिर डिराइव करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम एसी में रेजोनेंस की बात करते हैं तो ये एक दूसरे का इमेजिनरी पार्ट इनवर्स उल्टा आना चाहिए, मतलब रियल पार्ट सेम होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अगर तो एक, कॉन्जुगेट वाला। हाँ कॉन्जुगेट बेटा। हमारा जेड सोर्स जेड लोड एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो जाएंगे, मतलब यहाँ अगर इंडक्टेंस है तो यहाँ कैपेसिटेंस आएगा एंड वाइस वर्सा। हमें कैपेसिटेंस दिया है तो हमें इंडक्टेंस। और वही चीज जो मैं तुम्हें मैग्नीट्यूड में पूछा है, वो हो सकता है यहाँ पे एक सिंबल बना देता, क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता, एक रेजिस्टेंस है ये है, अब ये क्या होगा? तो ऑप्शन में रहता है एल होगा, सी होगा, तो आप ये देख लेते कि सर यहाँ सी है तो यहाँ एल आएगा।
बेटा मेरी बात समझ गए? ये मैक्सिमम यस सर। पावर थ्योरम हो गया। और आप चाहो तो निकाल के देख लो आपको। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैक्सिमम पावर अक्रॉस दिस डिवाइस, तो आप पहले करंट निकाल लेते हैं। IRMS कैसे आ जाता है बेटा? सप्लाई का RMS कितना है? 100/√2। VRMS बाई टोटल रेजिस्टेंस बेटा कितना है? इम्पीडेंस वाला। 20 और 20, क्योंकि L और C तो कैंसिल हो गए, रेजोनेंस केस है ना। यस सर। 40 IRMS आ गया। अब इसके अक्रॉस हमें क्या चाहिए? पावर। निकाल लोगे बेटा टोटल? यस सर। इसका जेड लेना बेटा कंप्लीट का। तो क्वेश्चन काफी टफ बनाया जा सकता है और क्वेश्चन काफी लॉजिकल। वो आपसे टिक कराना चाहते हैं और आप सॉल्व करना चाहते हो, अंतर इतना होता है। दे वांट कि आप ऑप्शन देख के कुछ प्रोसेस लगाओगे, लॉजिकली डिडक्ट करके टिक करके आगे बढ़ जाओगे, और आप पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हो। बेटा एक बच्चा जो पूरा सिलेबस जानता है, अगर वो पूरा पूरा पेपर सॉल्व करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो सिर्फ 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। एक बच्चा वो जो उस लॉजिक से जाता है कि मुझे टिक करके आना है सही, वही पेपर 100% कर पाता है। बेटा आर्ट ऑफ राइटिंग पेपर को मैं एक सिंपल शब्दों में बताता हूँ। जो बच्चा ऐसे समझे कि किसी ने उसको टास्क दिया एक गार्डन में जाओ और उस गार्डन में कैक्टस है, फ्लावर्स हैं, सब कलेक्ट करके लाओ। एक बच्चा जो स्मार्ट होता है, व्हेनेवर ही एंटर्स इनटू द गार्डन, वो सबसे पहले कुछ फूल कलेक्ट करता है, सिंपल फ्लावर्स। इट्स इजी। उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सपोज मैंने तुमसे बोला था कि मुझे 60 फ्लावर मतलब 60 सेट चाहिए। जो बच्चा पहले ही हाथ कैक्टस पे रख देता है हार्ड क्वेश्चन पे, वो पूरा अपने हाथ पे खून देख के डर के मारे पूरा काम छोड़ के भाग आता है। एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी जल्दी फूल कलेक्ट करो, टाइम बचा तो कुछ कैक्टस कलेक्ट करके आके दिखा दोगे सर हो गया। अगर फूल खत्म हो जाए देन गो फॉर कैक्टस। लेकिन जब तक एक भी सिंपल क्वेश्चन पेपर में है, तब तक तुम हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके टाइम वेस्ट करके अपनी गलती कर रहे हो। ऑलवेज पिक इजी क्वेश्चन फर्स्ट, देन एवरेज, फिर लूप चलाओ। जितनी बार लूप चलाओगे यू विल फाइंड कि एक क्वेश्चन उस समय आपसे फिर बन जाएगा। बेटा मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है? यू माइट हैव नेक्स्ट क्लास ना, मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम ऑल बेटा, थैंक यू सर। वेलकम you, sir. वेलकम ऑल बेटा। थैंक यू।